नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे बाल विकास प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे। संपूर्ण कंसेप्ट से ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं। प्रैक्टिस पेपर नंबर 8 है और इसके पहले ऑल सब्जेक्ट प्रैक्टिस पेपर का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। सभी प्रैक्टिस सेट जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है। तो इस प्रैक्टिस पेपर में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आज थोड़ा ही स्क्रीन भी आपको बेहतरीन किया गया है, ब्लैक का किया गया है, ताकि बहुत सारे कमेंट थे कि सर अब हम काफ़ी लोग 15 से 20 लोग एक ही मोबाइल पर क्लास आज आपकी अटेंड करते हैं, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड को मैनेज किए, क्योंकि हम उतना जो है दिखता भी नहीं है अच्छी तरीके से, तो इसलिए हम कोशिश किए हैं ब्लैक बैकग्राउंड करने के लिए। हो सके आपके लिए बेहतर यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप लोग भी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, स्कोर बताइएगा इस प्रैक्टिस पेपर पर 30 में से आप लोगों का स्कोर क्या है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। उपलब्धि प्रेरक, अचीवमेंट जो मोटिव होता है, एक प्रेरक है, शारीरिक प्रेरक है, मनोवैज्ञानिक प्रेरक है, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों है, या उपरयुक्त में से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा। तो उपलब्धि प्रेरक, अचीवमेंट जो मोटिव होता है, वह एक प्रेरक कैसा प्रेरक होता है साथियों? वह एक मनोवैज्ञानिक प्रेरक होता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी पैरामीटर समझ पा रहे हैं। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, सीखी गई क्रिया अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। अधिगम, अधिगम स्थानांतरण, परिपक्वता की बात कर रहे हैं, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट करेंगे। मेरे प्यारे प्यारे की भाइयों की बहनें, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, सभी फीडबैक कीजिएगा। तो सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है साथियों? वह कहलाता है अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, जो आप लोगों की स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। बहुत अच्छा प्रश्न है, फीडबैक आपका बेहतरीन मिलना चाहिए। यदि कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हों और कुछ तेज हों, तो अध्यापक के लिए क्या उचित होगा? आप लोग अध्यापक अध्यापिका हैं, जब आपकी नियुक्ति होगी और ऐसा कंडीशन फेस होगा कि आप देखेंगे आपके कक्षा के कुछ छात्र बच्चे जो है पढ़ने में कमज़ोर होंगे, तो कुछ छात्र तेज होंगे। ये सभी कक्षाओं की बात कर रहे हैं। प्रत्येक विद्यालय में ऐसी कंडीशन होती है। तो एक अध्यापक के तौर पर, शिक्षक के तौर पर आपका जो दायित्व होगा वह उचित कौन सा होगा कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए बच्चों को योग्यता व रुचि के आधार पर समूहों में बांटकर कार्य कराएं, कमज़ोर बच्चों को पढ़ाने का काम तेज बच्चों को सौंप दें, या कमज़ोर बच्चों को स्कूल टाइम के बाद अलग से पढ़ाएं, या ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे हैं साथियों, तेज बच्चों को स्वतः पढ़ने की छूट देकर कमज़ोर बच्चों की ओर ध्यान दें। देखिए, सबका साथ सबका विकास, प्रत्येक बच्चे के लिए आपको सर्वोपरि है, ठीक है। निष्पक्ष व्यवहार आपका होना चाहिए, वही अच्छा शिक्षक है, और वही शिक्षक पद की बात कर रहे हैं, शिक्षक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? चाहे कमज़ोर बच्चे हो, तेज बच्चे हो, अगर दोनों बच्चे हैं तो अध्यापक के लिए उचित यही होगा कि कमज़ोर बच्चों के लिए स्कूल टाइम के बाद अलग से पढ़ाया जाए। और आप लोग देखते हैं स्कूल में एक एडिशनल क्लास के तौर भी लगाई जाती है, ठीक है, कि अंत में जब हमारी एक क्लास, जैसे आपने देखा होगा 11th 12th में 5 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन पीरियड कितनी होते हैं? 6 ही टोटल लगता है। तो 6वें में क्या एक एडिशनल क्लास लगाया जाता था हमारे टाइम पर, हम अपनी बता रहे हैं, ठीक है। एडिशनल क्लास लगाया जाता था कि जो भी वीक हो, जिनको पढ़ना हो, सभी के लिए वो एक एडिशनल सब्जेक्ट पर, जो ज़्यादातर चाहे मैथ्स की बात करें, चाहे इंग्लिश की बात करें, या साइंस की बात करें, एक सब्जेक्ट जो है रख दिया जाता था कि 2-3 दिन इसका रहेगा, 2-3 इसका रहेगा। वो किसके लिए? इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अपने एक्सपीरियंस के द्वारा भी आप लोग स्कोर कीजिए, कमेंट और आंसर कर सकते हैं। कोई कठिन प्रश्न नहीं होते हैं, केवल प्रश्न को समझना है। देखिए, याद नहीं करिएगा, जब आप समझेंगे तो बेहतरीन अच्छा मज़ा आएगा स्कोर करने में या सिलेक्शन पाने में, और बेहतरीन प्रिपरेशन करने के साथ साथ आप सिलेक्शन भी पाएंगे, ये वादा है जायसवाल सर का। साथियों, चौथा प्रश्न है, गृह कार्य तभी उपयोगी होगा जब वह छात्रों के दैनिक जीवन से संबंधित हो, छात्रों को परीक्षा पास करने में सहायक हो,
छात्रों की योग्यता के अनुरूप हो या छात्रों में कठिन परिश्रम करने की आदत डाले। तो गृह कार्य तभी उपयोगी होता है जब वह छात्रों की योग्यता के अनुरूप होनी चाहिए। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आप गृह कार्य जब देते होंगे बच्चों को तो उनकी योग्यता के अनुसार ही देखते हैं। किसी को गुणा में कठिनाई होती थोड़ा बहुत तो उसको गुणा देंगे, पहले जोड़ सिखाया जाता है, इसके बाद घटाना, ठीक है, इसके बाद गुणा, इसके बाद भाग। ठीक है, तो ये चारों संक्रियाएं हैं। बात करेंगे प्रश्न की, तो हम बात करेंगे आपके विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का जो दायित्व होता है वह प्रधानाध्यापक का होता है, शारीरिक शिक्षक का होता है, अध्यापकों का होता है, या साथियों प्रबंधन समिति का होता है। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु यहाँ पे कमेंट करेंगे। जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, सभी कमेंट कीजिएगा। तो विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का जो उत्तरदायित्व होता है साथियों वह अध्यापकों का होता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने अध्यापन कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे अधिक किस पर निर्भर रहना चाहिए? अपने ज्ञान पर निर्भर रहना चाहिए, पुनर्निर्वेशन पर, प्रबंधन पर, या शिक्षण के साधनों पर आपका निर्भर रहना चाहिए। तो अपने अध्यापन कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाना है तो सबसे अधिक जो निर्भर रहना होगा वह अपने ज्ञान पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यदि कोई बालक एक ही शिक्षा में कई वर्ष तक असफल हो जाता है तो उसकी असफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है? उसकी निम्न आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति, उसकी शारीरिक अस्वस्थता की बात करेंगे, उसके अध्ययन में अरुचि तथा पाठ विषय एवं बालक के मानसिक स्तर में पर्याप्त अंतर की बात कर रहे हैं, या उसके साथ शिक्षक द्वारा भेदभाव की बात करेंगे। तो प्रत्येक मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की बहनें गृहिणी सभी कमेंट करेंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों एग्जाम फतेह करना है, सिलेक्शन पाना है, तो प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक कमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। बात करेंगे इस प्रश्न की कि यदि कोई बालक एक ही कक्षा में कई वर्ष तक असफल होता है तो उसकी असफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कारण हो जाएगा वह यह होगा उसकी अध्ययन में अरुचि तथा पाठ्य विषय एवं बालक के मानसिक स्तर में पर्याप्त अंतर की बात करेंगे। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जनतंत्र में शिक्षा होती है शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित या अर्थ केंद्रित होती? सभी कमेंट कीजिएगा, सभी फीडबैक यहाँ पे आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। कमेंट कीजिए, 5 सेकंड का वक्त है, प्रैक्टिस पेपर है, आज मेहनत कर लीजिए, कल जो आने वाला भविष्य है उज्जवल और साकार होगा। आपका सपना जो है वो बिल्कुल सकारात्मक रूप से आपके सामने है, केवल आपको 2 कदम चलना है। 2 कदम के लिए तैयारी आपके बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, सभी कमेंट कर लिया होगा आपने कि जनतंत्र में शिक्षा क्या होता है? वह होता है साथियों बाल केंद्रित। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नांकित भी सम्मिलित है। विभिन्नता में एकता, जीवन में सत्य स्थायी नहीं है, उपयोगिता का सिद्धांत यथार्थी सत्य है। तो आप जानते समझते हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, आप जानते यह हैं कि आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नांकित भी सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है? विभिन्नता में एकता भी सम्मिलित है। आई होप समझ गए होंगे। आइए साथियों बात कर लेते हैं 10वें प्रश्न की जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। हम हमेशा कहते हैं साथियों, इंसान सफल तब होता है जब ये समझ लेता है कि हर इंसान अपनी जगह सही होता है। एक टॉपर से पूछा गया कि आप कितनी देर पढ़ाई करते हो? उसने जवाब दिया, जब तक मेरे हर दिन का बनाया गोल पूरा ना हो तब तक, फिर चाहे उस गोल को पूरा करने में अगली सुबह का सूर्य ही क्यों ना निकल जाए। तो सफलता प्राप्त करना है तो साथियों मेहनत करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? शारीरिक विकास, व्यक्तित्व विकास, चरित्र निर्माण या जीविकोपार्जन की बात करेंगे। तो प्लेटो के अनुसार जो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है वह व्यक्तित्व विकास हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला कारक है? समाज एवं परिवेश, शिक्षा आयोग एवं समितियां, शिक्षा के उद्देश्य या उपरोक्त सभी? तो आप जानते हैं कि पाठ्यक्रम को विकास को प्रभावित करने वाला कारक जो है समाज एवं परिवेश भी है,
शिक्षा आयोग एवं समितियां भी हैं, शिक्षा के उद्देश्य भी हैं, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालकों में स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए। देखिए, आप लोग अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आपकी जो भूमिका है एक शिक्षक की है, अध्यापिका की है। तो बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, प्राकृतिक विज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का, भूगोल का। साथियों, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साधा। देखिए, सामाजिक, प्राकृतिक, भूगोल ये सब्जेक्ट दे दिए गए हैं, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं साथियों, जानते हैं, अध्ययन करना चाहिए। एक शिक्षक को क्या अध्ययन करना चाहिए, बालकों के स्वभाव को समझना है, तो उसके लिए बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। जी हाँ, बाल मनोविज्ञान को अध्ययन करना चाहिए। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। सभी कमेंट कीजिएगा। आपका स्कोर यह मायने रखता है कि 30 में से अगर आज एग्जाम हो रहा है तो आपके जो सिलेबस का कंसेप्ट है 30 में से आप लोगों का स्कोर कितना हो रहा है, तो प्रत्येक भाई बहन यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। आइए बात करते हैं प्रश्न की। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन जो सहायक है, रौब जमाने में, सुंदर लिखने में, शिक्षण दक्षताओं के विकास में, उपरोक्त सभी में। अक्सर दोस्तों में देखते होंगे, अरे वो तो रौब जमा रहा है, ठीक है, एक कहावत से बनी होगी कि रौब जमाना। तो साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन जो सहायक होता है वह शिक्षण दक्षताओं के विकास में सहायक होता है, ना कि बच्चों पर रौब दिखाना या जमाना, ना ही सुंदर लिखना हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, शिक्षण दक्षताओं के विकास में की बात करेंगे। और अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी 1880 जर्मनी में, 1900 जो आपका दिया गया है, 30 फ्रांस में, 1879 जर्मनी में, 1890 स्वीडन में। तो आप जानते हैं, समझते हैं, जब भी मनोविज्ञान की बात की जाती है, प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की बात की जाती है, तो आपका नाम 1879 जर्मनी आ जाएगा। इससे संबंधित थोड़ा तर्क है, आइए जान लेते हैं। बहुत ही 2 लाइन का है कि 1879 में विल्हम वुंट ने जर्मनी के लिप्सिंग में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला को स्थापित किया और 1890 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की। तो दोनों ये अलग प्रश्न हैं, ठीक है, तो समझ लीजिएगा। 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्सिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापित की। तो किसने स्थापित की, विलियम वुंट ने। कब किया, 1879 में। कहाँ किया, जर्मनी में। और एक यह प्रश्न बनता है, 1890 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की। प्रश्न आ सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने प्रकाशित की, विलियम जेम्स ने। कब की थी, 1890 में की थी। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। साथियों, किस ग्रंथ में मानव विकास की 10 अवस्थाओं का वर्णन हुआ है, ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र। तो आप जानते हैं, समझते हैं कि ऐसा ग्रंथ जो मानव विकास की 10 अवस्थाओं का वर्णन हुआ है वह आपका महाभारत है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप अच्छे तरीके से जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। देखिए, महाभारत प्राचीन भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है, आप जानते भी हैं। महाभारत जो है प्राचीन की अगर बात करें, भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है और ये एक धार्मिक ग्रंथ भी है। श्री कृष्ण ने द्वैपायन नाम के वेद व्यास ने यह ग्रंथ श्री गणेश जी की मदद से लिखा है और जीवन के रहस्यों भरे इस ग्रंथ को पंचम वेद कहा गया है। और इसी ग्रंथ में मानव विकास की 10 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। यह मानव विकास की 10 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। आइए बात करते हैं प्रश्न की। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक साथियों यहाँ पे कौन हो जाएंगे। आज का जो प्रैक्टिस पेपर थोड़ा लेवल अप है, टफ किया गया है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है, स्किनर, फ्रायड, एंजिले, अरस्तू। सारे प्रश्न हम सोच रहे हैं मॉडरेट क्वेश्चन लाने की, क्योंकि आने वाले एग्जाम पर अब ज़्यादातर देख रहे हैं मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो उसी टाइप के क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके और बाल विकास में 25+ का स्कोर पक्का हो सके। तो मनोविश्लेषणवाद के जो प्रवर्तक हैं वह आपके फ्रायड हो जाएंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का जो है संतानों में हस्तांतरण देखा जाता है और होना यह वंशानुक्रम कहलाता है। तो यह कथन किसका है, जेम्स डेवर का है, वुडवर्ड का है, बीएन झा का है, रूथ वेटिंग का है। तो आप जानते हैं, समझते हैं, ये कथन हमारा बीएन झा का हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
जो भी जिस क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट लगे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य बताएं, क्योंकि आपका फीडबैक आपका कमेंट सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। यह कथन एडलर का है, क्रोयमक्रो का है, स्टैंग का है या गुड एन एफ का है? सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, एक ट्रिक बताऊंगा जो बहुत ही शानदार ट्रिक है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु पर हो जाता है। उसका आधा 3 वर्ष दिया गया। आप देखेंगे गुड एन एफ क्या दिया गया है, 3 आपके वर्ण भी कह सकते हैं, 3 शब्द में यहाँ पे डिफाइन किया गया है, गुड एन एफ, ठीक है, या आप ऐसे जी एन एफ कह सकते हैं, गुड एन एफ को 3 वर्ष, तो आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। मतलब व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका जो आधा विकास जो है 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। यह कथन गुड एन एफ का है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 शब्द, 3 वर्ण और आपके 3 वर्ष, तो ये मेल खा रहा है। और इसी से संबंधित वैलेंटाइन का भी कथन है। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शारीरिक विकास की तीव्रता के कारण माता पिता और अध्यापक को उसके स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये वैलेंटाइन का कथन है, वैलेंटाइन का स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है, उत्तम चरित्र का लक्षण क्या होता है? आत्मनियंत्रण, विश्वसनीयता, अंतःकरण की शुद्धता या ये सभी हो जाएगा? तो आप जानते हैं, समझते हैं कि उत्तम चरित्र का जो लक्षण होता है आत्मनियंत्रण भी होता है, विश्वसनीयता भी होती है और अंतःकरण की शुद्धता भी होती है। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। साथियों, अवधान विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की जो प्रक्रिया है, यह कथन डबलिंग का है, रास का है, वैलेंटाइन का है, स्किनर महोदय जी का है? सभी कमेंट कीजिएगा। और आपको पता है 2 कथन बाल विकास में पूछे ही जाते हैं, 1 से 2 कथन आएगा ही आएगा। तो अवधान विचार की वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया है, यह कथन हमारे किसका आ जाएगा? रास का आ जाएगा, ठीक है। तो मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित होना इनको बहुत ही रास आता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालकों को प्रयास की इच्छा जीवित रखिए, यह कथन भाटिया का है, जेम्स का है, क्रोयमक्रो का है या डमलिंग का है? सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मित्र, शिक्षक बंधु जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी फीडबैक कीजिएगा। तो बालकों के प्रयास की इच्छा जीवित रखिए, यह कथन या स्टेटमेंट जो है आपके जेम्स का हो जाएगा। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। मनोविश्लेषणवाद के अनुसार अतृप्त असामाजिक इच्छाओं का संबंध नैतिकता से है, इदम से है, अहम से है या इनमें से कोई नहीं? तो मनोविश्लेषणवाद के अनुसार अतृप्त सामाजिक या असामाजिक की बात कर रहे हैं। तो मनोविश्लेषण के अनुसार अतृप्त असामाजिक इच्छाओं का जो संबंध होता है वह नैतिकता से हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक निर्मित जो परीक्षण होते हैं वह आत्मनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ है, ए व बी दोनों हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं? तो शिक्षक निर्मित जो परीक्षण होता है वह ए व बी दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। किसका होता है? आत्मनिष्ठ भी होता है और वस्तुनिष्ठ भी होता है, ठीक है। जो शिक्षण मतलब शिक्षक निर्मित परीक्षण की बात कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं, आप अध्यापक अध्यापिकाओं की बात की जा रही है कि आपका जो निर्मित परीक्षण होता है वह आत्मनिष्ठ रूप में भी होता है और साथियों वस्तुनिष्ठ रूप में भी होता है। इसलिए हमारा सी ऑप्शन ए व बी दोनों वाला सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से प्रश्न को अटेंड कर रहे हैं, फीडबैक कर रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। साथियों, दुखपूर्ण तनाव से बचने के लिए हमेशा आज के टाइम पर देखा रहा है, लॉकडाउन के बाद ये बहुत ही डीमोटिवेट की बात कर रहे हैं। तो हमारा एक अदर चैनल है, सभी को जैसे पता होगा, मोरल मोटिवेशन का। तो मोरल मोटिवेशन का अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। जो हमें पॉजिटिव बातें होती तो वहाँ भी हम जब भी टाइम मिलता तो शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो दुखपूर्ण तनाव से बचने के लिए जो है अप्रत्यक्ष उपयोगों का प्रयोग करना चाहिए। प्रत्यक्ष उपयोगों को नहीं करना है, अप्रत्यक्ष उपयोगों को करना चाहिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। साथियों, तनाव कम करने का अप्रत्यक्ष विधि कौन कौन सी है? प्रत्यावर्तन, आत्मीकरण, दिवास्वप्न या ये सभी हो जाएंगे? तो आप जानते हैं, समझते हैं कि तनाव कम करने की जो अप्रत्यक्ष विधि होगी वह हमारा दिवास्वप्न आ जाएगा।
और भी कई ऑप्शन है। तनाव को कम करने के लिए जो हमारी अप्रत्यक्ष विधियां हैं वह प्रक्षेपण भी है, पलायन भी है, कल्पना प्रवाह भी है, ठीक है, पलायन भी। लेकिन अगर यह प्रश्न आ जाए कि तनाव कम करने का उपाय, ठीक है, तो तनाव कम करने का उपाय फिर आपका आत्मीकरण हो जाएगा, सॉरी उदारीकरण। क्या हो जाएगा? तनाव का कम करने के लिए हमारा जो अप्रत्यक्ष हो जाएगा उपाय वह हो जाएगा उदारीकरण, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो उदारीकरण एक उपाय होगा, बाकी पलायन, कल्पना प्रवाह और प्रक्षेपण ये हमारे तनाव करने के अप्रत्यक्ष विधियां हो जाएंगी। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन स्पेंसर का है, वुडवर्थ का है, क्रोमक्रो का है या क्रोनबैंक का है, सभी कमेंट कीजिएगा। तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन हमारे वुडवर्थ महोदय जी का है। क्योंकि सीखना मतलब जो कुछ हम सीखते हैं मतलब एक जन्म होता है, जब कोई सीखेंगे उसका जन्म हो रहा है, ज्ञान का जन्म हो रहा है, अर्थात वुडवर्थ की बात करेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 27 नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि आंकड़े जुटाने की प्रयोगात्मक विधि की आलोचना निम्न से किस आधार पर की जाती है। नियंत्रित प्रयोगों के परिणाम कभी कभी वास्तविक व्यवहारिक परिस्थितियों में नाकाम हो जाते हैं, या ये आंकड़े जीव के पूर्ण व्यवहार के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आंकड़े जुटाने की प्रयोगात्मक विधि की आलोचना जो है किस आधार पर कर सकते हैं, ये आंकड़े जीव के पूर्ण व्यवहार के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान नहीं करते। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 2-3 प्रश्न अच्छे तरीके से अटेंड करते हैं। यदि बालक को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाए तो उसका मानसिक विकास अच्छा होगा, उसका भाषा विकास अच्छा होगा, उसका संवेगात्मक विकास अच्छा होगा, या उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो आप जानते हैं यदि बालक को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाए तो क्या होगा, उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा, भाषा विकास और संवेगात्मक विकास भी अच्छा होगा। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष के बच्चे के लिए स्कूल में किस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन होना चाहिए। खेल कूद की सामूहिक क्रियाएं, बालक को अपने पर्यावरण को उलटने पलटने की स्वतंत्रता देना, क्रिया द्वारा अधिगम से संबंधित क्रियाएं, या उपरोक्त सभी। तो आप जानते हैं समझते हैं कि 5 वर्ष का कोई बालक बालिका है, बच्चा है, उसके लिए स्कूल की जो गतिविधियां आयोजन की जानी चाहिए वह खेल कूद की सामूहिक क्रियाएं की जानी चाहिए, बालक को अपने पर्यावरण को उलटने पलटने की स्वतंत्रता देना और क्रिया द्वारा अधिगम से संबंधित क्रियाएं अर्थात उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रैक्टिस पेपर का अंतिम प्रश्न 30वां प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है आरंभिक बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, कि ज़्यादा देर तक ध्यान केंद्रित रखना, पर्यावरण की खोज, सभी ज्ञात संकल्पनाओं का शब्दों में वर्णन, या भूत वर्तमान तथा भविष्य की भेद क्षमता की बात करेंगे। तो आरंभिक बाल्यावस्था के लिए जो बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है वह है सभी ज्ञात संकल्पनाओं का शब्दों में वर्णन करना। बाकी भूत वर्तमान भविष्य में भेद की क्षमता, पर्यावरण की खोज, ज़्यादा देर तक ध्यान केंद्रित रखना, ये देखो आरंभिक बाल्यावस्था बौद्धिक विकास की विशेषता है, लेकिन सभी ज्ञात संकल्पनाओं का शब्दों को वर्णन करना यह हमारा नेगेटिव माना जाएगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो है सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आई होप सभी प्यारे मित्रों ने यहाँ पर अच्छे तरीके से फीडबैक किया होगा, ठीक है। और एक ही मैं बात कहना चाहूँगा सभी मित्रों को कि अगर आपको सक्सेस पाना ही है तो एक ही मंत्र पढ़ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाबू सोना बट आई एम इंटरेस्टेड इन सक्सेसफुल होना। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो।